स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर से। तो ये अपना चैप्टर जो है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है ना। अपन ने इससे पहले सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स कवर कर रखे हैं। तो अगर आपको हर एक चैप्टर्स 1 घंटे में कवर करना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो, एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो ये कंपोनेंट है वो अपने बॉडी में क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। बस इतना ही पता है। आइदर बाय, तो कौन कौन से प्रोसेस से एक्यूमुलेट होते हैं, बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय एक्सेस इंजेक्शन। तो ये दो प्रोसेस से क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट्स है वो अपने बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और एक्सेस इंजेक्शन। दिस सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। तो इनको अपन को क्या करना होता है, बॉडी से रिमूव करना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन वही पढ़ेंगे कि ये जो एक्यूमुलेटेड सब्सटेंसेस है इन्हें बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन सब को अपन क्या मिला के बोलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। और उसको कैसे रिमूव करना है वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट 3 मेजर टाइप के होते हैं। पहला होता है अमोनिया, फिर होता है यूरिया, फिर होता है यूरिक एसिड। तो ये 3 मेजर अपने नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। तो देखो, यहाँ टॉक्सिसिटी का अपन को क्या करना है, यहाँ टॉक्सिसिटी का एक रिलेशन लिखना है। देखो, अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक। तो सबसे टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। उसके बाद कौन सा आता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट। तो एक ट्रिक याद रखना है कि जो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, मोर टॉक्सिक मोर वाटर रिक्वायर, मोर द टॉक्सिक मोर वाटर रिक्वायर। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना कि जो ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, यूरिया वेर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक। तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। तो इसको क्या होगा, वाटर की ज़रूरत सबसे कम होगी, कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो हाँ, यहाँ अपन लिख लेते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी इस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक, उसका एक रिलेशन। तो सबसे ज़्यादा कौन है, अमोनिया टॉक्सिक है। उसके बाद होता है अपना यूरिक एसिड सबसे लिस्ट है। और एक और अपने पास नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, वो है यूरिया। तो बीच में आएगा अपना यूरिया। तो यूरिया मिडल में है और सबसे कम होता है अपना यूरिक एसिड। ठीक है, और वाटर रिक्वायरमेंट, H2O रिक्वायरमेंट का अगर अपन ने रिलेशन बनाया रिक्वायरमेंट, तो सबसे ज़्यादा यही आएगा, यही रिलेशन होगा। सबसे ज़्यादा वाटर किसको लगेगा, अमोनिया को। उसके फिर ज़्यादा किसको मुझे उससे कम किसको लगेगा, यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये सब जो रिलेशन है, ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अम्नोटेलिज्म। तो देखो, प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, अम्नोटेलिज्म। ये आपको याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड एज अम्नोटेलिज्म। ठीक है, ठीक है। मेनी, अब देखो कौन कौन से एनिमल्स है जो अम्नोटेलिज्म दिखाते हैं, है ना, जिनमें अम्नोटेलिज्म इज प्रोसेस होती है। पहले बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। क्या जो नॉर्मल सी बात है ना, जो एनिमल्स वाटर में रहेंगे, क्योंकि अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत है, तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहेंगे वही क्या हो गए, अम्नोटेलिक एनिमल्स हो गए। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट आर अम्नोटेलिक इन नेचर। तो देखो, प्रोसेस को, अमोनिया रिमूव करने के प्रोसेस को अपन अम्नोटेलिज्म बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस दिखाते हैं, जिनमें ये प्रोसेस प्रेजेंट होता है, उस एनिमल को अपन क्या बोलेंगे, अम्नोटेलिक एनिमल बोलेंगे। ठीक है, अमोनिया एज इट इज़ रेडिली सोलुबल। तो ये क्या होता है, वाटर में सोलुबल होता है। ये भी आपको MCQ है। ठीक है, फिर इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस। तो अमोनिया कैसे रिमूव होता है, डिफ्यूजन, ये भी MCQ है। ठीक है, और थ्रू गिल सरफेस एज अमोनियम आयंस। तो कौन से फॉर्म में वो एक्सक्रीट होता है, अमोनियम आयंस, NH4+। तो अमोनियम आयन के फॉर्म में वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि किडनी का अमोनिया रिमूव करने में कोई भी रोल नहीं है। ठीक है,
अपन जनरली कहते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी जो प्रोडक्ट्स है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स वो क्या करते हैं, किडनी रिमूव करती है, लेकिन अमोनिया को किडनी रिमूव करने में उसका कोई भी रोल नहीं है। टेरेस्ट्रियल अडाप्टेशंस नेसेसिटेज द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। तो जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे रहते हैं, तो उनमें क्या होना चाहिए कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस नाइट्रोजनस वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास वाटर क्या होता है, कम होता है। तो उनमें लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट डेवलप हुआ, तो वो कौन सा है, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो कि लेस टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू अमोनिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस and marine fishes mainly excrete urea and are called as यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो देखो जो यूरियोटेलिक एनिमल्स है वो कौन कौन से होते हैं, मैमल्स एक होता है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं कि कौन से एनिमल के कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। मैमल से मेनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से मैमल से मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है एंड मराइन फिशेस है, ठीक है। मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस, ये क्या है, यूरियोटेलिक है, ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, अपना यूरिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल्स एंड आर रिलीज इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। तो यहाँ किडनी का रोल आता है, किसको रिमूव करने में, यूरिया रिमूव करने में किडनी का रोल होता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलिटी। तो ये भी एमसीक्यू है कि जो थोड़ा सा अपना क्या होता है, यूरिया अपने बॉडी के अपने किडनी के इंटरस्टिशियम में रिटेन रहता है, किस लिए, टू मेंटेन अपना ऑस्मोलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड। तो इनमें क्या है, ये यूरिक एसिड है, तो ये एग्जाम्पल जो है यूरिक एसिड एनिमल्स के वो याद रखना है। इन द फॉर्म ऑफ, देखो तो यूरिक एसिड कौन से फॉर्म में होता है, पेलेट और पेस्ट। तो आपने कभी तो बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल देखा होगा, तो वो कैसे होता है, पेस्ट की तरह होता है, ठीक है, विथ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है, ये लीस्ट टॉक्सिक है यानी इसे रिमूव करने में कम वाटर की जरूरत होती है, और ऐसे एनिमल को अपन बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। तो देखो अमोनिया रिमूव करने वाले एनिमल्स को अपन बोलेंगे अमनोटेलिक, और जो यूरिया रिमूव करते हैं उसे बोलेंगे यूरियोटेलिक, एंड जो यूरिक एसिड रिमूव करते हैं उनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो देखो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एनिमल्स है, ठीक है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स से टू हायर एनिमल्स। तो इन सब में क्या है, अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये अपन इस पैराग्राफ में देखेंगे। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, देखो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं तो उनमें सब कुछ सिंपल सा होता है, सिंपल नर्वस सिस्टम, सिंपल रिनल सिस्टम, सिंपल कार्डियोस्कुलर सिस्टम, ठीक है ना। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल। तो यहाँ जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल ही होते हैं, वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स कॉल्ड एज किडनी। ये तो आपको पता है। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हियर। देखो जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया, जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है और जिसे अपन फ्लेम सेल कहते हैं, वो किस में प्रेजेंट होता है, आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लैटीहेलमिंथिस, जिसे अपन फ्लैटवर्म बोलते हैं, उसका एग्जांपल है प्लानेरिया, ठीक है। तो ये प्रोटोनेफ्रिडिया, पी फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया, पी फॉर प्लैटीहेलमिंथिस, ये याद रखना। और क्या एग्जांपल है जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, रोटिफर्स में होता है, और सम एनिलिड्स में होता है, सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट का एग्जांपल क्या है, एम्फिओक्सिस। तो इनमें क्या होता है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। तो ये आपको क्या है, एग्जांपल ये रट लेने हैं, याद करने हैं, ठीक है। फिर प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विथ आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस। तो देखो आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस, इतना ही प्रोटोनेफ्रिडिया का काम होता है, क्या कहे, आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड रेगुलेशन, जिसे अपन बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो अपना प्रोटोनेफ्रिडिया होता है वो क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है। फिर उसका थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर कौन सा है, नेफ्रिडिया। एडवांस कौन सा है, नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म। तो ये किस में प्रेजेंट है, अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। तो देखो सम एनिलिड्स इधर आए, तो जो बाकी बचे थे एनिलिड्स उसमें क्या है, नेफ्रिडिया होता है, ठीक है। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। तो जो नेफ्रिडिया है इसका एक एक्स्ट्रा फंक्शन है क्या, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ अपन ने देखा जो प्रोटोनेफ्रिडिया था उसका सिर्फ एक ही फंक्शन था, आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, जिसे
अपन बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसका काम क्या, ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना प्रोटोनेफ्रिडिया का काम नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना कि प्रोटोनेफ्रिडिया का नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने में कोई रोल नहीं है। फिर क्या होता है, नेफ्रिडिया आता है जिसका काम होता है नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना प्लस ऑस्मो रेगुलेशन करना। फिर उससे एडवांस स्ट्रक्चर है अपना पास माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन ट्यूबुल्स और माल्फिजियन ट्यूबुल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। तो जो माल्फिजियन ट्यूबुल्स होते हैं तो वो किस में होते हैं, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, ठीक है। माल्फिजियन ट्यूबुल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका भी नेफ्रिडिया जैसा काम है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटेनल ग्लैंड्स, तो एंटेनल ग्लैंड जिसे अपन ग्रीन ग्लैंड भी बोल सकते हैं, परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। तो जो प्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, एंटेनल ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। तो ये दिख रहा है अपन को, पेयर ऑफ किडनीज है। वन पेयर ऑफ यूरेटर्स है, देखें ये भी पेयर ऑफ यूरेटर्स है। एंड यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सिंगल एक यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये भी एक सिंगल है, ठीक है। ये होता है अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, तो किडनी का कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक यानी T12, लास्ट थोरेसिक यानी T12 एंड थर्ड लंबार यानी L3। तो T12 टू L3 इस लोकेशन में क्या होता है, अपना किडनी सिचुएटेड होता है क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये लोकेशन जो है वो आपको क्या होना है, याद होना चाहिए। ये एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि जो किडनी का लोकेशन होता है वो कहाँ होता है, T12 टू L3 होता है, ठीक है। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। तो ये भी आपको डायमेंशन जो है किडनी के ये याद होने चाहिए। विथ एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, देखो तो ये इनर कॉन्केव सरफेस है, ठीक है, ये इनर कॉन्केव सरफेस है। तो उसके सेंटर में क्या होता है, ऑफ द किडनी इज अ नॉच। तो वहाँ एक नॉच होती है, नॉच अपन को दिख रहा है, ऐसे नॉच टाइप स्ट्रक्चर है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, हाइलम बोलेंगे, हाइलम। तो ये हाइलम क्या होता है, हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर। तो जो ये हाइलम है, जो नॉच है, वहाँ क्या होता है, ब्लड वेसल्स, देखो ये रेड ब्लड वेसल, ये अपना वेन से आर्टरी है, और जो यूरेटर है वो क्या होता है, इस हाइलम से क्या होता है, पास होता है, ठीक है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रिनल पेल्विस। तो इस हाइलम के अंदर की तरफ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, रिनल पेल्विस होता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है डायग्राम में, ठीक है। तो उससे बोलते हैं अपन रिनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड एज कैलाइसिस। तो ये जो रिनल पेल्विस के ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन से, ये देखो ये प्रोजेक्शन से, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, कैलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल। तो जो आउटर लेयर होता है उस पर एक टफ कैप्सूल होता है, ये जो अपन को येलोइश में दिख रहा है ना, ये सबसे आउटर वाला, तो ये सबसे आउटर वाला जो होता है वो क्या होता है, कैप्सूल होता है किडनी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। तो किडनी के अंदर 2 जोन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला। तो जो आउटर का होता है वो देखो कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स, एंड जो इनर वाला होता है वो क्या होता है, मेडुला होता है, ये इनर वाला मेडुला होता है, ठीक है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस मेडुलर पिरामिड्स। तो देखो ये जो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, तो ये मेडुला के क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलर पिरामिड्स एज अ रिनल कॉलम्स कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो जो कॉर्टेक्स का पार्ट है वो क्या करता है, वो पिरामिड्स के बीच में ऐसे एक्सटेंड होता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, उस कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ऐसे अपन उसको बोलते हैं, ठीक है। ईच किडनी हैज अ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज नेफ्रॉन। तो हर एक किडनी में कितने होते हैं, ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि हर एक किडनी में क्या होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो 2 किडनीज में कितने हो गए, 2 किडनीज में कितने हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हो गए, ठीक है, 2 मिलियंस। विच आर द फंक्शनल यूनिट। जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे कि अपना नर्वस सिस्टम है, उसका क्या होता है, अपना नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। यहाँ किडनी में नेफ्रॉन जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है। ईच नेफ्रॉन हैज अ 2 पार्ट्स,
द ग्लोमेरुलस एंड द रिनल ट्यूबुल। तो देखो जो नेफ्रॉन होता है उसमें दो पार्ट्स होता है, एक तो ये ग्लोमेरुलस अंदर का रेडिश कैपिलरी का जो बना है वो होता है ग्लोमेरुलस, एंड जो बाकी येलो येलो दिख रहा है वो सब कुछ है ट्यूबुल्स होता है, ट्यूबुलर रिनल ट्यूबुल होता है। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द अफरेंट आर्टरियोल्स। तो क्या होता है, रिनल आर्टरी से एक आर्टरी होती है आती है, उसे बोलते हैं अपन अफरेंट आर्टरियोल। तो ये किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है रिनल आर्टरी की। तो ये आती है और ये क्या करती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं यहाँ, जिसे अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो अफरेंट आर्टरियोल होते हैं वो क्या बनाती है, टफ्ट बनाती है, जिसे अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और फाइन जो अफरेंट आर्टरियोल है वो क्या है, फाइन ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरी। ठीक है, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टरियोल। तो जो ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस उसे बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, जो लेके आती है आ रही है यानी अफरेंट आर्टरियोल, जो लेके जा रही है उसे बोलते हैं अपन इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, द रिनल ट्यूबुल बिगिंस विथ अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल। तो ये जो येलो वाला दिख रहा है पार्ट वो क्या होता है, अपना पूरा रिनल ट्यूबुल होता है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है बोमन्स कैप्सूल। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ रिनल ट्यूबुल क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, अपना ग्लोमेरुलस को इंक्लोज करता है, विच इंक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है वो कैप्सूल के, बोमन्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि इंक्लोज कर रहा है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड एज माल्फिजियन बॉडी। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस ये बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे अपन, माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलेंगे, माल्फिजियन बॉडी। ठीक है, और इसे अपन रिनल कार्पस्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, द ट्यूबुल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो देखो बोमन्स कैप्सूल के आगे अगर ट्यूबुल एक्सटेंड कर रही है तो ये क्या बना रही है, ये पीसीटी का पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये नेक्स्ट पार्ट है आफ्टर बोमन्स कैप्सूल। अब देखो पीसीटी के बाद कौन सा पार्ट आता है, हेयर पिन शेप्ड हिनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूबुल। ठीक है, तो ये हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हेयर पिन शेप्ड ऐसा यू शेप एक स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, हिनलेस लूप होता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट है अपना ट्यूबुल का, विच हैज द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। तो जो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जो लिम्ब आ रहा है उसे अपन बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले, और जो ऊपर की तरफ जाता है उसे बोलते हैं अपन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले। तो ये जो हिनलेस लूप है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अ एंटीरियर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो असेंडिंग लिम्ब के आगे कौन सा पार्ट होता है, ये कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, जिसे अपन बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, द डीसीटीज ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। तो जो डीसीटी है मेनी, देखो यहाँ एक डीसीटी ओपन हो रहा है, यहाँ एक डीसीटी ओपन हो रहा है, यहाँ एक डीसीटी ओपन होता है, तो सारे ऐसे डीसीटी होते हैं ना, एक ट्यूबुल में ओपन होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो एक कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो किससे बना होता है, वो सारा क्या करता है, डीसीटी से वो क्या बनता है, वहाँ फ्लूइड लेता है। ठीक है, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रिनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलासिस। तो बहुत सारे जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं ना, ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करते हैं, ऐसे थ्रू पिरामिड्स क्या करते हैं, वो मेडुलरी जो रिनल पेल्विस है उसमें ओपन होते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट किस में ओपन होते हैं, रिनल पेल्विस में ओपन होते हैं थ्रू कैलासिस, यानी जो पेल्विस से पहले कौन सा पार्ट होता है, कैलाइसिस होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट ओपन होते हैं इन द पेल्विस थ्रू कैलाइसिस, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है ना। ठीक है, देखो द माल्फिजियन कार्पस्कल यानी कौन कौन सा पार्ट, जो अपना बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। तो ये जो तीन स्ट्रक्चर है, माल्फिजियन कार्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी, तो ये सब तीन स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कॉर्टिकल रीजन। अपन ने देखा कि जो किडनी है उसमें दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये तीन पार्ट जो होते हैं कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी में वहाँ सिचुएटेड होते हैं। वेयर एज द लूप ऑफ हिनले डिप्स इनटू द मेडुला। तो एक ही पार्ट होता है जो लूप ऑफ हिनले वो क्या होता है, मेडुला में एक्सटेंड करता है। इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, यानी मेजोरिटी इसका मतलब क्या है, 85% ऑफ द नेफ्रॉन में क्या होता है, द लूप ऑफ हिनले इज शॉर्ट होता है, टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटल इनटू द मेडुला। तो ये शॉर्ट होता है और
थोड़ा सा ही वो क्या होता है मेडुला में एक्सटेंड होता है। ऐसे नेफ्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। क्योंकि देखो इसका मेजोरिटी पार्ट किस में है, कॉर्टेक्स में है। पहले तो ये 3 पार्ट्स तो थे ही कॉर्टेक्स में, माल्फिजियन, कार्पस्कल, पीसीटी, डीसीटी, ये तो कॉर्टेक्स में थे ही। जो लूप ऑफ हेनले होता है वो जो क्या होता है, एक्सटेंड होता है मेडुला में। लेकिन इसमें क्या होता है, ये लूप ऑफ हेनले भी बहुत शॉर्ट होता है और वो भी क्या होता है, कॉर्टेक्स में ही सिचुएटेड रहता है। इसीलिए अपन इसे ओवरऑल क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो सब कुछ नेफ्रॉन्स में यानी 15% बचे हुए 15% नेफ्रॉन में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लॉन्ग होता है और एक्सटेंड होता है अपना मेडुला में, जिसे अपन बोलेंगे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, ये दोनों भी पोटेंशियल एमसीक्यू है। देखो द इफरेंट आर्टरियोल यानी जो ब्लड को लेके जा रहे, जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जा रहे, उसे अपन बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस forms a fine capillary network around the renal tubule called as peritubular capillaries। तो ये यहाँ देख सकते हैं अपन कि जो इफरेंट आर्टरियोल है वो क्या कर रही है, वो आपने जो रेनल ट्यूबुल है उसके अराउंड क्या कर रही है, नेटवर्क बना रही है, जिसे अपन बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बोलते हैं। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हिनलेज लूप फॉर्मिंग अ यू शेप्ड वासा रेक्टा। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें ये यू शेप्ड वासा रेक्टा बना। देखो जो इफरेंट आर्टरियोल है वो क्या कर रही है, ऐसे यू शेप्ड ऐसे वासा रेक्टा बना रही है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। वो यू शेप होता है जिसे अपन वासा रेक्टा बोलते हैं, जो कि किस में हेल्प करती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में उसका रोल होता है। वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। तो जो अपना कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है उसमें क्या होता है, जो हिनलेज लूप होता है वो शॉर्ट होता है, इसलिए वहाँ क्या होता है, वासा रेक्टा अब्सेंट और हाईली रिड्यूस होता है। ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस। तो इसमें यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट होता है रीएब्सॉर्प्शन एंड फिर होता है सिक्रेशन। तो ये 3 प्रोसेस जो होते हैं वो अपना रिनल में यूरिन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। तो जो अपन ने नेफ्रॉन के पार्ट्स देखे, कौन कौन से देखे, पहले होता है अपना बाउमन्स कैप्सूल, जिसे अपन जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ओवरऑल उसे अपन क्या बोलते हैं, रिनल कार्पस्कल बोलते हैं। उसके बाद होता है पीसीटी, फिर आता है हिनलेज लूप और फिर होता है डीसीटी। तो ये जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन में, इसमें क्या होता है, ये 3 प्रोसेस क्या होती है, ये 3 प्रोसेस घटती है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और जिसे अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप होता है ये अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनीज पर मिनट। तो ये आपको याद रखना है कि 1100 to 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। तो ये आपका क्या हो सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। और ये जो देखो अपन ने बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है, 5000 ml के आसपास होता है। तो ये अपना बॉडी का 1/5 जो ब्लड है वो किडनी क्या करती है, वो 1 मिनट में फिल्टर करती है, विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट। तो अपना हार्ट 1 मिनट में कितना 5000 ml ब्लड पंप करता है, तो किडनी 1 मिनट में कितना ब्लड को फिल्टर करती है, 1100 to 1200 ml, जो कि 1/5 है अपना हार्ट के ब्लड से। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। तो जो मेन कॉज है ये फिल्ट्रेशन होने का, वो कौन सा क्या कॉज है, ब्लड प्रेशर। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर होता है वो मेन कॉज होता है ब्लड अपना फिल्ट्रेशन होने का। तो ये जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेयर्स के थ्रू होता है। कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, फिर होता है इपिथेलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल एंड फिर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। तो देखो पहला कौन सा होगा, ये देखो ये ब्लड वेसल का क्या है, इपिथेलियल लेयर। तो इपिथेलियल लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, फिर उन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट लेयर, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसे दोनों के बीच में होता है, और फिर होता है इपिथेलियल लेयर ऑफ द अपना बोमन्स कैप्सूल। तो बोमन्स कैप्सूल का एक इपिथेलियल लेयर होता है, जिसमें क्या होता है, इन तीनों लेयर से क्या होता है, अपना ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बोमन्स कैप्सूल कॉल्ड एज पोडोसाइट। तो ये जो सेल्स है इपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमन्स कैप्सूल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो दैट टू लीव सम माइन्यूट स्पेस कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन स्लिट। तो देखो ये जो पोडोसाइट होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो ऐसे इस तरह से अरेंज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, ये माइन्यूट स्पेस रिमेन रहता है। तो उनके बीच में स्पेस रहता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स ऐसे बोलते हैं। जो स्पेस होता है उनके बीच में उसे अपन बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स that almost all the constituent of the plasma except the protein pass into the lumen of the Bowman's capsule। तो इन तीनों लेयर से क्या होता है, ब्लड इजीली क्या होता है, अच्छे तरीके से क्या होता है, फिल्टर होता है। तो जो यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो फिल्ट्रेशन फॉर्म होता है, इस फिल्ट्रेशन में प्लाज्मा के सारे कंस्टिट्यूएंट होते हैं एक्सेप्ट क्या होता है, प्रोटीन। एक्सेप्ट कौन सा पार्ट नहीं होता, एक्सेप्ट प्रोटीन। तो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लाज्मा प्रेजेंट इन दिस फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट प्रोटीन, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऐसा बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो देखो अपना किडनी क्या करता है, 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है पर मिनट, और उस ब्लड से जो फिल्ट्रेट तैयार होता है, उस ब्लड से जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट तैयार होता है पर मिनट, उसे अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। GFR इज अ हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। तो ये आपका पोटेंशियल MCQ है कि जो GFR होता है हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर्स पर डे। तो पूरे दिन में अपना फिल्ट्रेट कितना बन सकता है, 180 लीटर्स बनता है। तो पूरे दिन में फिल्ट्रेट कितना बनता है, 180 लीटर्स बनता है। द किडनी इज बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus। तो एक apparatus अपने किडनी में प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं अपन juxtaglomerular apparatus। तो देखो ये जो apparatus होता है ना, वो क्या होता है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है। किससे बनता है, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशंस इन डीसीटी जो अपन ने नेफ्रॉन का पार्ट देखा, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबुल, जो लास्ट कलेक्टिंग डक्ट से पहले का पार्ट था। तो ये जो अपना जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस होता है, तो सेल के डीसीटी के सेल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है। और किससे बनता है, अफरेंट आर्टरियोल्स एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। तो अफरेंट आर्टरियोल एंड डीसीटी के सेल के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, अपना जुक्स्टाग्लोमेरुलर पार्ट बनता है। ठीक है, ये अपैरेटस बनता है। तो देखो यहाँ अपना डीसीटी है और जो इफरेंट आर्टरियोल, ये अफरेंट आर्टरियोल है वो होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, यहाँ जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस बनता है। अ फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द जीजे सेल यानी जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो अपैरेटस है उसके सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, जीजे सेल्स बोलते हैं। टू रिलीज, तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स का एक फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेनिन रिलीज करते हैं, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। तो वो रेनिन क्या करता है, फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट करता है एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। तो GFR अपना क्या होता है, नॉर्मल। तो क्या होता है, अगर GFR फॉल हो गया, कम हो गया, GFR 125 ml पर मिनट से कम हो गया, तो क्या होता है, जीजे सेल रेनिन रिलीज करते हैं, और उस रेनिन रिलीज होने के बाद क्या होता है, अपना जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है वो स्टिमुलेट होता है और GFR नॉर्मल हो जाता है। एज कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे। तो देखो यहाँ फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हो रहा है, 180 लीटर्स फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन इतना एक्सक्रीट होता है क्या, इतना अपना यूरिन आउटपुट होता है क्या, नहीं होता। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें एक और प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं अपन रीएब्सॉर्प्शन। तो जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है उससे क्या होता है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो 180 लीटर्स पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज। तो यूरिन रिलीज कितना होता है, 1.5 लीटर होता है। इतना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है 180 लीटर्स, और उससे यूरिन कितना बनता है, 1.5 लीटर ही बनता है। तो ये बात अपन को ये बताती है कि वहाँ क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो कितने परसेंट होता है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज़ टू बी रीएब्सॉर्ब बाय द रीनल ट्यूबल्स।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीएब्सॉर्प्शन। तो पहले अपन ने पढ़ा कि कौन सी प्रोसेस थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद है अपना नेक्स्ट प्रोसेस रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है, और थर्ड होता है सिक्रीशन। तो द ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। तो बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म से क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, फिल्ट्रेट का रीएब्सॉर्प्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज। अब देखो मैंने बताया कि प्लाज्मा से सारे कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, फिल्ट्रेट में आते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन। तो ग्लूकोज भी आया, अमीनो एसिड भी आए, सोडियम भी आया, तो ये सब क्या होता है, फिल्ट्रेट में आते हैं। तो इन सबको रीएब्सॉर्प्शन करना है। इन द फिल्ट्रेट आर reabsorbed collectively whereas the nitrogenous waste। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस है इनको क्या करती है किडनी, reabsorb करती है, और जो अपना वेस्ट मटेरियल है नाइट्रोजनस वेस्ट है आर एब्सॉर्ब्ड बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे एब्सॉर्ब होता है, बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। और जो अपना ग्लूकोज अमीनो एसिड सोडियम जो होता है वो कैसे होता है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ एनर्जी एक्टिव यानी एटीपी की नीड से इसको एब्सॉर्ब किया जाएगा, और जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो पैसिवली एब्सॉर्ब होता है, यहाँ कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक्टिव यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एटीपी रिक्वायर्ड, समझ में आया। तो नेक्स्ट देखते हैं, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर आल्सो अकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन वो भी कैसे होता है, पैसिवली होता है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट। तो सिक्रीशन भी होता है। तो मैंने बताया कि 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। रीएब्सॉर्प्शन तो देख लिया अपन ने, अब सिक्रीशन देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट का सिक्रीशन होता है। तो सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। तो जो H+ है, K+ है एंड अमोनिया, इसका क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो जो सिक्रीशन है वो भी अपने बॉडी में इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि अगर ये अपने बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, उसको अपन सिक्रेट नहीं किया तो क्या होगा, आयनिक एंड जो अपना फ्लूइड बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप होती है अपना सिक्रीशन, ठीक है।